अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जी स्पोर्ट्स स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहां पर अब ये टूर्नामेंट आज के मैच के बाद फाइनल के मरहले में दाखिल हो चुका है। टीम इंडिया और टीम इंग्लैंड की टीमों के दरमियान वानखेड़े में ज़बरदस्त बैटिंग डिस्प्ले का मुजाहरा हमें देखने को मिला कि जहां पे 40 ओवर्स में 499 रन स्कोर किए गए और इतनी भरपूर और ब्रूटल बैटिंग दोनों टीमों की जानिब से शायकीन क्रिकेट को देखने को मिली। क्या रहा इस मैच में, एक नजर डालेंगे इस मैच की समरी पे कि जहां पे टीम इंडिया ने पहले बैटिंग की और संजू सैमसन की शानदार नॉक की बदौलत टीम इंडिया ने 253 रन स्कोर किए 7 विकेटों के नुकसान पर। संजू सैमसन ने एक दफा फिर सेल्फलेस इनिंग खेली, 89 रन स्कोर किए। शिवम दुबे जिनको आज बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया 43 रन बनाने में कामयाब हुए। ईशान किशन ने 39 रन बनाए और हार्दिक पांड्या 27 के साथ नुमाया रहे। बैथल की जो रेजिस्टेंस थी वो रायगा गई, 105 रन की जबरदस्त इनिंग खेली उन्होंने। विल जैक्स 35 रन बनाने में कामयाब रहे, लेकिन बिल आखिर जो है वो टीम इंडिया ने ना सिर्फ इस मैच में 7 रन से कामयाबी हासिल की बल्कि इसके साथ साथ अब 8 मार्च को अहमदाबाद में वो अब न्यूजीलैंड के मद्दे मुकाबिल होगी कि जहां दोनों टीमें अहमदाबाद में एक दूसरे के साथ फाइनल खेलेंगी। जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंसेस देखने को मिली और ये वही ग्राउंड है कि जहां पर इससे पहले 135 रन की इनिंग जो है जब आखिरी मार्का हुआ था इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान वानखेड़े में 2025 में, तो उस वक्त यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने 135 रन की इनिंग खेली थी। आज के मैच को डिस्कस करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के इंतहाई सीनियर एंड सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। भट्टी साहब को शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम अली, बहुत बहुत शुक्रिया। जबरदस्त बैटिंग देखने को मिली है जनाब, और आज बड़े खुश होंगे हमारे कमर रज़ा हफीज़ साहब। कल इन्होंने टीम इंडिया को सिलेक्ट किया था, इन्होंने कहा था कि टीम इंडिया जो है वो फाइनल में पहुंचेगी, तो इफ़े भाई को यकीनी तौर पर मुबारकबाद भी है और साथ साथ जो है इनको हम शो में खुश आमदीद भी कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इफ़े भाई। वालेकुम अस्सलाम अली। और दो ही फेवरेट थी इस टी20 वर्ल्ड कप के अंदर, पहली साउथ अफ्रीका थी मेरी, उसने बड़ा मायूस किया, मगर आज इंडिया ने मायूस बिल्कुल नहीं किया और खुशी इस बात की कि संजू सैमसन आज एक मरतबा फिर इंडिया के लिए बैटिंग में टॉप करते हुए नजर आए। और राइट है जनाब, और अब ज़रा आगाज़ करते हैं इस मैच को, ज़रा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो जो यहाँ पे पहले बैटिंग करने वाली टीम है उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बड़ा ज़बरदस्त रहा। फुल ऑफ रन्स, कल भी हम बात करते हैं फुल ऑफ बैटिंग पैराडाइज ये पिच होगी और आज इंडिया ने इसका बड़ा अच्छा एग्जीक्यूशन किया। अभिषेक शर्मा का भट्टी साहब के उन पर बड़ी उम्मीदें थी, एक दफ़ा फिर उनसे उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि अच्छा स्टार्ट देंगे, लेकिन एक दफ़ा फिर वो फेल हुए हैं। अभिषेक शर्मा का आपको मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है कि क्या फाइनल उनके कैरियर का आखिरी मैच हो सकता है, क्योंकि उसके बाद उसके ड्रॉप हो जाए, कम बैक जरूर कर सकते हैं, यंग है, लेकिन आपको लगता है कि जितना उनके पास बेंच स्ट्रेंथ है उसको देखते हुए अब थोड़ा अभिषेक शर्मा के लिए अगर फाइनल में रन नहीं करते हैं तो टीम इंडिया में वापसी मुश्किल हो जाएगी? देखें, अभिषेक शर्मा अली जो गलती कर रहे हैं वो स्पिनर्स के खिलाफ आउट हो रहे हैं। वो आप देखें, सलमान अली आगा ने इस चीज़ को शुरू किया था कोलंबो में, उसके बाद हर मैच में आज भी विल जैक्स ने अभिषेक शर्मा को आउट किया, तो उसको मेरे ख्याल में अपने कोचेज़ के साथ बैठना होगा, अपनी बैटिंग टेक्निक को ठीक करना होगा। लेकिन आज के मैच का जो लोग मुख्तलिफ पॉइंट्स जो थे उसको कहते हैं कि ये टर्निंग पॉइंट था, लेकिन मेरे ख्याल में इस मैच का टर्निंग पॉइंट वो मरहला था जब 18 रन्स पर जोफ्रा आर्चर की गेंद पर हैरी ब्रूक ने कैच छोड़ा संजू सैमसन का। वहाँ कैच भी ड्रॉप हुआ और इंग्लैंड का वर्ल्ड कप भी ड्रॉप हो गया। तो मेरे ख्याल में वो अगर कैच वहाँ पर ले लिया जाता, लेकिन क्या ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे हैं संजू सैमसन। वो लग रहा है कि उनके लिए ग्राउंड भी छोटा है और किसी बॉलर को खातिर में नहीं लाते। क्लब मैचों में कोई बड़ा प्लेयर अगर आ जाता है ना तो उसको इस तरह मार धाड़ इस तरह करता है, लेकिन क्या ज़बरदस्त टैलेंट है। तो जाहिर है संजू सैमसन अंदर आ गए, अभिषेक शर्मा पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है। मेरे ख्याल में फ़ाइनल में तो इंडिया चेंज नहीं करेगा, लेकिन आज इंडिया की बॉलिंग भी बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई। बिल्कुल सही है। एंड इफ यू डिस्क्राइब संजू सैमसन बैटिंग इन 4 वर्ड्स इट विल बी सिंप्लिसिटी, कमांड, अथॉरिटी, और ज़्यादा ज़बरदस्त उन्होंने जो वो डिस्प्ले किया है इफ़े भाई, क्योंकि मेरिट पे बेसिक्स पे खेलते हुए वो नज़र आए। अली, पूरे टी20 वर्ल्ड कप में अगर आप देखेंगे सुपर 8 तक आते आते जिम्बाब्वे के मैच से पहले तक इंडिया की बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी और तकरीबन तमाम ही दुनिया के मुबस्सिर इस बारे में बात कर रहे थे कि इतना बड़ा बैटिंग पावर हाउस इंडिया का, वो नमीबिया के खिलाफ, नेदरलैंड के खिलाफ और फिर इवन यूएसए के खिलाफ भी आपने देखा होगा कि जहाँ पे 77 पे 6 थे। मुझे याद है वो मैच भी बड़ा मुश्किल से सूर्य कुमार यादव ने निकाला था, मगर यहाँ तक आते आते जिम्बाब्वे के मैच से पहले तक 4 चांद नहीं लगे थे। 4 चांद लगे उस वक्त जब संजू सैमसन को टीम में डाला गया। ये वो खिलाड़ी था जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता था उसकी फॉर्म को लेकर। हालांकि अगर देखा जाए टी20 क्रिकेट के अंदर 300 लगातार मारने वाला वाहिद खिलाड़ी था, मगर टी20 वर्ल्ड कप में उसने अपने आप को, मेरे ख्याल में इंडिया का क्या इस वक्त दुनिया के तमाम बल्लेबाजों की सफ
में अहम लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि जहां पर जब 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 से वो आया खेलने के लिए, भले वो जिम्बाब्वे हो, भले वो वेस्ट इंडीज हो, भले वो ये सेमीफाइनल हो जहां पर 42 बॉलों पे 89 रन जिसमें 7 छक्के उसके शामिल हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि बड़ी अहम टाइम पे संजू सैमसन ने अपने करीब किया लोगों को। आज वानखेड़े के अंदर जिस अंदाज से इंडिया ने इसका आगाज किया, क्योंकि देखा जाए तो बड़ा सीधा विकेट कह रहे थे लोग के, बिल्कुल ही विकेट को गंजा कर दिया, टूटने के डर से जो है ना उसकी घास काट दी गई, कहीं घास विकेट ही ना टूट जाए, 2 दिन तक से उस पर पानी दिया जा रहा था। मुझे हैरत है कि हैरी ब्रूक ने, जो कि एक जबरदस्त कप्तान इंग्लैंड के करार दिए जा रहे थे, इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप उनकी भी थी, जहां पे बीथल का आपने बताया कि बड़े ठीक ठाक रन मारे, उन्होंने बैटिंग क्यों नहीं करी? शायद उनको ये था कि शायद वो किसी दबाव में आ गए या पब्लिक के दबाव में आ गए, क्योंकि वाइब्स जो थी वानखेड़े की वो सारी इंडिया के ही फेवर में थी। आपको पता है इंडिया जब खेल रहा होता है तो अपोजिशन दुनिया की कोई भी बड़ी टीम हो, वो चौका मार दे तो ये लोग खामोश रहते हैं, आधा तो ऐसे ही मार देते हैं अपोजिशन को। तो यही वानखेड़े के अंदर उन्होंने, जहां पे इतने सारे रन जो थे, बड़ा मुश्किल था अली यार, चेज अगर इंग्लैंड कर जाता तो मेरिकल या अपसेट ही मैं कह सकता था, या बहुत बुरा दिन इंडिया की बॉलिंग का कह सकता था। आज इंडिया की बॉलिंग तो जरूर बुरी की है, मगर बैटिंग अगर आप देखी जाए तो 240 जो एक्सपेक्टेड था वो 253 पे खत्म हुआ। बिल्कुल जबरदस्त। और आज का दिन जो टीम इंडिया के नाम रहा, क्या समझते हैं आप कि ब्रूक के जहन में उस वक्त क्या चल रहा होगा जिस वजह से कैच छूटा? क्योंकि उसके बाद वो वापस ही इंग्लैंड की टीम नहीं आ सकी, और उसके बाद जो हिटिंग शुरू की है, जो सिंगल डबल्स लेने शुरू किए हैं, जो गैप्स में स्ट्रोक खेलने शुरू किए हैं, एक क्लासिक बैटिंग डिस्प्ले दिया। और फिर आज भी अपनी सेंचुरी का नहीं सोचा संजू सैमसन ने, आज भी टीम के लिए वो खेले हैं। वो देखिए जी, सॉरी नहीं भट्टी साहब आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं यही कहूँगा कि ज़ाहिर है हैरी ब्रूक वही इस शिकस्त का जिम्मेदार है। अगर वहाँ पर 18 पर वो कैच हो जाते तो फिर काया पलट जानी थी, फिर इतना बड़ा स्कोर नहीं होता। और टॉस जीतकर अभी भी जो फैसला किया हैरी ब्रूक ने वो बिल्कुल सही फैसला था, लेकिन बॉलरों ने स्कोर इतना बड़ा दे दिया। फिर फील्डिंग भी इंग्लैंड की, देखें इस पूरे टूर्नामेंट में जो इंग्लैंड की जो फील्डिंग रही, ये इंग्लैंड का मिजाज नहीं है। आप देखें पाकिस्तान के खिलाफ मैच में तो उन्होंने 22-25 रन वो मिस फील्डिंग से दे दिए। तो बहरहाल ऊपर जो इंग्लैंड को प्रॉब्लम हो रही है कि जॉस बटलर, वो माजी वाले जॉस बटलर हमें नज़र नहीं आ रहे। फिल सॉल्ट जो है वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बेथल ने आज बहरहाल मैच को बहुत करीब लेके चले गए। फिर जो आखिर में जिसने बिल्कुल ही मैच को क्रंच सिचुएशन पे लेकर आ गए वो था जोफ्रा आर्चर, 4 गेंदों पर 19 रन। तो बहरहाल ज़बरदस्त मैच हुआ। और मुझे अली 2011 में इसी वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया श्रीलंका का मैंने फाइनल कवर किया, और मुझे याद है कि पूरी रात वानखेड़े स्टेडियम के बराबर में जो मैरीन ड्राइव है वहाँ पर लोग सेलिब्रेट कर रहे थे इस जीत को। तो मुझे लग रहा है आज भी वही माहौल होगा, तो वहाँ तो एक जश्न का समा होगा, लेकिन जो सफ़े मातम है वो तो इंग्लैंड के कैम्प में बिछ गई। बिल्कुल सही, जश्न का एक समा होगा। और आज जिस तरह से टीम इंग्लैंड ने फाइट बैक की है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जिस तरह से बैथल ने बैटिंग की है, उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है, इसके अलावा आर्चर ने की। क्योंकि अगर आप 5 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर का कंपैरिजन करें तो इन तीनों फेजेस में जो है वो टीम इंग्लैंड इंडिया से आगे थी। लेकिन उसके बाद जनाब आया 16वां ओवर, और 16वें ओवर में 8 रन दिए गए, और उसके बाद फिर 18वें ओवर में 6 रन दिए गए। वहीं से मैच जो है वो इंडिया की जानिब आ गया, और बुमराह ने और अर्शदीप ने जबरदस्त बैटिंग बॉलिंग जो है वो उसकी परफॉर्मेंस दी, जिसके से टीम इंग्लैंड को इस मैच को जीत नहीं सकी। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, जरा बात करेंगे टीम इंग्लैंड की बैटिंग के हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे जबरदस्त मैच के हवाले से कि जहां पे 253 रन स्कोर किए टीम इंडिया ने, और 7 रन से बिलाखिर कामयाबी हासिल की। लेकिन इंग्लैंड ने जबरदस्त जो है वो अपने बैटिंग डिस्प्ले किया, और एक मौके पे ऐसा लग रहा था कि शायद इंग्लैंड जो है वो इस मैच को जीत भी सकती है। इफ़ी भाई, जिस तरह से आगाज किया टीम इंग्लैंड ने, क्योंकि हमने टीम इंडिया को अपने डिस्कस किया, उनकी बैटिंग को डिस्कस किया, 6 ओवर का जो पावर प्ले था उसमें 67 रन स्कोर किए इंडिया ने, 68 रन स्कोर किए इंग्लैंड ने। उसके बाद हम 10 ओवर पे आ जाते हैं तो 10 ओवर में भी एडवांटेज हासिल था। 15वें ओवर तक का जो था वो इंग्लैंड जो है वो आगे था टीम इंडिया से। उसके बाद आता है 16वां ओवर, और 16वें ओवर में आके 8 रन दिए जाते हैं। उसके बाद 18वें ओवर में आके फिर 6 रन देते हैं। आपको लगता है इस मैच का टर्निंग पॉइंट, जिस तरह भट्टी साहब ने कहा कि एक ड्रॉप किया गया कैच जो ब्रूक ने किया, उसका ये 2 ओवर भी इस मैच के जो है वो टर्निंग पॉइंट थे?
अली, मुझे ऐसा लगता है कि जो मिडिल ओवर्स से ना इंग्लैंड की बैटिंग है, जहां पे 104 रन उन्होंने किए, उसके मुकाबले में इंडिया ने 125 रन किए थे। 3 विकेटें जरूर दी थी, मगर वहां पर उन्होंने रन ज्यादा मार दिए थे। ये वो रेंज थी जहां पर इंग्लैंड बेंटन को आपने देखा होगा, वो अच्छा आज नहीं कर पाया। हालांकि विल जैक और जो कुछ बीथल ने किया, वो एक पार्टनरशिप थी जो इंग्लैंड को करीब लेकर आई है। तो मिडिल ओवर्स के जो रन हैं वही इंग्लैंड को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा के गए। 15-20 रन अगर वहां ज्यादा कर लेते हैं, हालांकि बाउंड्रीज का गेम था। अगर आप देखेंगे, इंडिया ने तकरीबन 184 रन बाउंड्रीज में मारे हैं, तो 19 छक्के 18 चौके, यार कमाल हो गया। मैं कह रहा हूँ 22 छक्के मारकर ही इंग्लैंड जीत सकता था ये मैच। मिडिल ओवर्स कहीं ना कहीं इंग्लैंड को कॉस्ट कर गया, खास तौर पे बटलर का ना चलना। बड़े तुक्के में आज उनके लगे हैं शॉट्स अली, उसके बाद फील्ड सॉल्ट का पावर प्ले के अंदर चले आना। मगर इंग्लैंड को शायद विकेटों की नहीं थी, मगर ये रन बड़े अहम थे। जहां मिडिल ओवर्स में वो रन थे, वही आखिर में जाकर कम पड़ गए यहाँ पर। हालांकि इंग्लैंड बिल्कुल ही तकरीबन देख लें 7 रन से जो आप बता रहे हैं इंग्लैंड हारा है आज बैटिंग से। शायद इंग्लैंड ये मैच जीत जाता अगर वहां मिडिल से इनको रन मिल जाते। मुझे ऐसा लगता है बिथल वाज द लीथल भट्टी साहब, लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। फिर आगे करण ने थोड़ा बहुत साथ दिया, फिर नीचे आर्चर ने कुछ अपने ग्लिम्सेस दिखाए। लेकिन अगर उनको टॉप ऑर्डर में साथ मिलता, आपको लगता है कि इस मैच का नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था? बिल्कुल अली, अगर आप इस इनिंग्स का इंडिया की इनिंग्स से कंपैरिजन करें तो 89 रन तो संजू सैमसन ने बनाए, लेकिन बाकी जो बैट्समैन थे, कोई 35 बना रहा है, कोई 40 चिपिन बना किया रहा सबने। है, कोई 42 बना रहा है। यहाँ ये ऐसा नहीं था। यहाँ पर जॉस बटलर ने शायद 25 रन बनाए, बाकी उनकी बैटिंग की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिली। मेरा ख्याल में आज जो एक टेक्टिकल मिस्टेक भी हुई इंग्लैंड से कि रेहान अहमद को ना खिलाना, वो भी इनके लिए कॉस्ट कर गया। क्योंकि आप देखें जो उनके वो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे डॉसन को मार पड़ी। रेहान अहमद पिछले मैच में ना सिर्फ उसने 4 ओवर पूरे करवाए, बल्कि बैटिंग में आप नीचे देखें कि जब मारधाड़ की ज़रूरत पड़ी तो रेहान अहमद ने वो मैच न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ फिनिश किया। आज अगर आप देखें तो जो 4 ओवर आदिल रशीद के थे वो तो बहुत अच्छे थे। विल जैक्स भी स्ट्रगल करते रहे, डॉसन भी स्ट्रगल करते रहे। तो रेहान अहमद को ना खिलाना, ये मेरे ख्याल में एशियन कंडीशंस के लिए वो आइडियल स्पिनर थे। शायद ये समझ रहे थे कि लेग स्पिनर पर हल्के नहीं है, लेकिन आदिल रशीद ने साबित किया कि अगर आप लाइन और लेंथ के साथ अच्छी बॉलिंग करें तो उसके खिलाफ हिटिंग करना आसान नहीं था। खासतौर से सूर्य कुमार को जो स्टंप किया, बड़ा ज़बरदस्त वो गेंद थी आदिल रशीद की जानिब से। बट साहब, आप एक तवील अरसे से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म से वाबस्ता हैं। आजकल एक बड़ी डिबेट चल रही है कि बुमराह बेटर है या बेस्ट है, या वसीम अकरम बेस्ट है। आज जो बुमराह ने बॉलिंग की है, क्योंकि अगर इस मैच में टीम इंडिया वापस आई है, एक तरफ संजू सैमसन को क्रेडिट जाता है, वहीं दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह का किरदार भी जो है वो नाकाबिले फरामोश है। बुमराह को किस तरह रेट करते हैं कि लोग उनको वसीम अकरम के साथ मिलाते हैं? क्योंकि परफॉर्मेंस जो है बुमराह की वो बता रही है कि वो मुश्किल वक्त पे बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। देखिए, बुमराह आज के दौर में तो नो डाउट बेस्ट बॉलर हैं, लेकिन वसीम अकरम से उनका मुकाबला नहीं है। वसीम अकरम जिस दौर में थे उस दौर में बुमराह तो देखें T20 खेले ना। वसीम अकरम टेस्ट मैच में दिन में 22-22 24-24 ओवर करवा देते थे। फिर वनडे क्रिकेट में 10 ओवर करवाना, T20 क्रिकेट तो उनके दौर में थी नहीं। फिर वसीम अकरम का अगर आप कैरियर उठा के देखें तो वसीम अकरम अनफिट बहुत कम रहे हैं। तो मेरे ख्याल में, मेरे ज़ाती ख्याल में ये नहीं कि वसीम अकरम पाकिस्तानी हैं। वसीम अकरम मेरे ख्याल में बहुत बेहतर बॉलर हैं बुमराह से, लेकिन बुमराह की अपनी क्लास है। देखें, इसका फैसला तो अभी बुमराह का कैरियर चल रहा है, वसीम अकरम का कैरियर ख़त्म हो चुका है। इसका फैसला फिर तारीख करेगी कि कौन बेहतर बॉलर है, लेकिन अभी तक वसीम अकरम मेरा ख्याल बहुत ऊपर है उनसे। इज फार बेटर देन जसप्रीत बुमराह। इफ़ भाई, जो आज बुमराह का स्पेल था वो किस हद तक वाइटल रहा है? क्योंकि जिस तरह उन्होंने यॉर्कर्स किए हैं, उनका जो ओवर था वो रन सेविंग उनके ओवर्स थे जो वापस लेकर आए। वरना इस तरह मैंने पहले कहा कि पहले पावर प्ले में 10वें ओवर में 15वें ओवर में तीनों फेजेस में जो था वो इंग्लैंड इंडिया से आगे था। अली, ये जो आखिरी 4 ओवर्स हैं, इसके अंदर से जो 4 ओवर थे, एक ओवर अक्षर पटेल, एक क्या नाम है आपका हार्दिक पांड्या, एक आपका जसप्रीत बुमराह और एक अर्शदीप का था। मेरे ख्याल में अर्शदीप ने अपने ओवर में जो कुछ वो बेस्ट कर सकते थे वो किया, मगर बुमराह का जो ओवर था जहां पर इंग्लैंड को मेरे ख्याल में विकेट देने के कोशिश उनकी थी कि विकेट ना दी जाए। 4 ओवर में 70 रन से, जो कि बुमराह के एक ओवर था। उसके बाद आपको पता था कि यार अगर यहाँ पर विकेट ना मिलती सूर्य कुमार यादव को, जो कि नहीं मिली विकेट, मगर ये कि उसके बाद जो 2 ओवर थे बुमराह ने उस ओवर करने के बाद तो इस बात का यकीन दिला दिया था कि 2 ओवर में
39 रन बनाने अब मुश्किल हो जाएंगे। हालांकि एक अक्षर पटेल का ओवर बार बार मुझे घबराहट हो रही थी ये सोच करके कहीं अक्षर पटेल को, क्योंकि अक्षर पटेल आज रन तो उन्होंने दिए जरूर है, मगर अक्षर पटेल ने आज दो अहम कैचेस ऐसे हैं जिसमें एक फील्ड शॉट का है जो रॉन्ग साइड पे भाग के उन्होंने पकड़ा, अच्छा आपने देखा होगा। एक बाउंड्री के ऊपर उन्होंने जो साथ में मिलकर शिवम दुबे के साथ मिलकर कॉरेस्पॉन्ड किया और फिर वो बाउंड्री के बाद का जो कैच था बिल्कुल क्रूशियल मौके पे, और तिलक वर्मा का जो कैच जो सैम करन का उन्होंने लिया बाउंड्री के ऊपर, जो बुमराह के ओवर सॉरी हार्दिक पांड्या के ऊपर ओवर आया। मगर ये कि अगर देखा जाए तो इंग्लैंड वहां पर उस वक्त विकेटों की वजह से नुकसान में था। हालांकि 4 ओवर में 70 रन T20 के अंदर अब तो कोई ज्यादा बड़े नहीं समझे जाते। 7 रन से इंग्लैंड हारा जरूर है, मगर कोशिश जो उनकी यही थी सूर्या कुमार यादव की कि सैम करन की विकेट ली जाए, जो कि हार्दिक पांड्या के 19वें ओवर में आई है, जो कि बहुत लेट हो गया था। मगर उसके बाद से फिर इंग्लैंड मैच से ही बाहर हो चुका था। बड़ा मुमकिन नहीं था। बीतल भी अगर होते यार अली, मैंने बहुत कम ही देखा है कि अब वो मेरिकल तो अब अगर हो जाए तो कोई अलग बात है, मगर बीतल भी स्कोर कर नहीं सकते थे, थक चुके थे। 42 बॉल्स वो ऑलरेडी खेल चुके थे, फिर उनके लिए भी बड़ा मुश्किल था कि वो आखिर में इतनी डेथ इतनी अंदर आती। मतलब बुमराह ने तो सारी यॉर्कर ही मारी है, तकरीबन इक्का दुक्का बॉल ही उनका ऐसा होगा जो जिसपे बीतल ने एक छक्का भी मारा था, बुमराह को थोड़ा लेग साइड पे गिरा हुआ बॉल था। हर्षदीप का बॉल भी अगर आप देखेंगे तो आज उसकी वाइड अगर निकाल दें तो उसने आज बड़ी लाइन लेन के अंदर बड़ा कंट्रोल किया। एक ही लौंडा कोटा है जिसका नाम है वरुण चक्रवर्ती, उसकी मिस्ट्री की सारी मिस्ट्री निकाल दी, मिस्ट्री बना दिया, मार मार के 61 रन उसके ऊपर उसके 4 ओवर में। एक बात बड़ी अजीब सी है कि उस्मान तारिक मिस्ट्री बॉलर, वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री बॉलर, इन दोनों को मिस्ट्री की हिस्ट्री बना दिया है। अरे हिस्ट्री क्या मतलब उनकी, मतलब ऐसी की तैसी कर दी, छोड़ा ही नहीं यार। मतलब इंडिया अपने रेगुलर बॉलर्स पे था, शिवम दुबे को उनको जबरदस्ती कराना पड़ा और 30 रन दे दो यार, उन्होंने बोला चलो वरुण। अच्छा, जो आपने पिछला सवाल पूछा था ना वसीम अकरम का, ये आज के जो, मैं बुमराह की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जो सर्किट में बॉलर्स हैं, ये देखें शॉर्ट फॉर्मेट के सुपरस्टार हैं। वसीम अकरम पाकिस्तान से टेस्ट मैच खेलते थे, वनडे खेलते थे, लंकाशायर काउंटी से पूरा फर्स्ट क्लास खेलते थे, डोमेस्टिक में PIA की तरफ से आके खेलते थे। इसी तरह वकार यूनुस एक इंग्लिश सीजन में 100 फर्स्ट क्लास विकेट हासिल करना, तो मतलब हमारे जो आजकल के नौजवान हैं, बल्कि आजकल जो हमारे सो कॉल्ड सुपरस्टार हैं, वो तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए ग्राउंड में जाने की जहमत नहीं करते। तो मेरे ख्याल में वसीम अकरम और वकार यूनुस या उस दौर के जो बॉलर थे, उनका बहुत बड़ा इनसे मकाम है। बिल्कुल, और फिटनेस पे इसमें आ जाती है कि जितनी फिटनेस वसीम अकरम की थी, जिस तरह वो लंकाशायर से खेलते थे, वकार यूनुस सरे से खेलते थे, फिर छोटे मैच में वसीम अकरम नहीं छोड़ते थे, और मुझे याद है कि वो UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक में आके जो है वो मैचेस खेलते थे। वसीम अकरम तो बहुत दूर की कहानी है, जवागल श्रीनाथ के बराबर का नहीं है जसप्रीत बुमराह यार। श्रीनाथ बड़ा बॉलर था मेरी नजर में यार। मैं अली आपको हिस्ट्री की बात बताऊं, जिस सीजन में सरे काउंटी से वकार यूनुस ने 100 विकेटें ली, उसके बाद जब वो कराची आए, अगले दिन उन्होंने आगा खान जिमखाना में विल्स कप का मैच खेला। तो आज के आप किसी बॉलर को अभी वर्ल्ड कप खेल के आए, कल तक तो बहुत सारे लोग उनका नाम ही नहीं था नेशनल T20 के स्क्वाड में। आज बाबर आजम और नसीम शाह का नाम इंक्लूड किया गया। कहा था आपने, उनका नाम नहीं है, मैंने आपसे कल कहा नहीं, जो कल वाली टीम थी उसमें नहीं था, लेकिन मेरी इत्तला ये थी कि है उनका नाम, वो खेलेंगे। तो वो फिर इंक्लूड किया गया उनका नाम। तो मतलब वो बॉलर जो 100 विकेट लेकर आ रहा है, काउंटी सीजन खेल रहा है आगा खान जिमखाना में, बिल्कुल सही। आज के किसी बॉलर को आप कह दें। अच्छा, मतलब एक और भी चीज़ है कि उस दौर में, क्योंकि आप और हम दोनों ही बड़ी उस दौर में क्रिकेट कवर भी किए, कि ना सिर्फ ये अपनी बॉलिंग करते थे, बल्कि मुझे याद है कि अपनी, क्योंकि पाकिस्तान को बैटिंग की जरूरत पड़ जाती थी, वसीम वकार ने बैटिंग में भी मैचेस बचा के दिए, सर तौसीफ भाई इकबाल कासिम ने बचा के दिए, तो ये फिर UBL से इन्होंने इनिंग का आगाज भी करना शुरू कर दिया था अपनी बैटिंग को जो है वो प्रमोट करने के लिए। जरा बात करेंगे अब, क्योंकि अब फाइनल डिसाइड हो चुका है कि इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड अहमदाबाद में खेला जाएगा। ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो उसके बाद जो है इस फाइनल में क्या दोनों टीमों की स्ट्रेटेजी होगी, इसको डिस्कस करेंगे, और फिर पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को भी डिस्कस करेंगे कि जहां पे सरफराज और मिसबा ने सिलेक्शन कमेटी को ज्वाइन कर लिया है, और भी कुछ पेंडोरा बॉक्सेस हैं जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में खुलते नजर आ रहे हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि अब फाइनल की लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है। न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया अहमदाबाद में संडे को 8 मार्च को फाइनल खेला जाएगा। इफ भाई किस तरह इस फाइनल को देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखते हैं दोनों टीमों के जो कीपर्स हैं वो इन फॉर्म है, एक तरफ सैफर्ट रन कर रहे हैं, दूसरी तरफ संजू सैमसन रन कर रहे हैं, टॉप ऑर्डर वहां से फिन एलन रन कर रहे हैं, यहाँ पे गो के अभिषेक रन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी इनिंग एंड पे ड्यू है, फिर ईशान किशन नीचे आके वो खिला जो है वो पूरा कर देते हैं। टॉप ऑर्डर जो है वो अब जो है वो दोनों टीमों का बहुत ही जो है वो ब्रूटल बैटिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। किस तरह देखना है आप इस फाइनल को?
अली, न्यूजीलैंड ने जो अभी पिछला मैच अपना खेला है, जिस अंदाज से उन्होंने साउथ अफ्रीका को मारा, उसमें तो फिन एलन एलियन ही लगे बिल्कुल ही। जिस अंदाज से वो मार के गए, उस जैसा तो शायद अभी तक इस T20 वर्ल्ड कप हिस्ट्री में किसी ने नहीं मारा है। 33 बॉल 100 जो उन्होंने मारे हैं यार, आखिरी 11 बॉलों पे 39 रन मारे उन्होंने। ये तो सोचे किस भला का नाम है फिन एलन इस वक्त। बहरहाल फिन एलन यकीनन कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के लिए बड़े अहम जरूर होंगे। अहमदाबाद का जो जगह है, आपको पता ही है, जो कंडीशन है, वो ज्यादा रन को नजर नहीं आते वहां पे। 170 180 तकरीबन विनिंग टारगेट ही होता है। मगर देखा जाए तो इंडिया में अगर नीचे आप आते रहे ना, तो आपको बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा आपस में। आज 45 बॉल 97 रन की पार्टनरशिप दोनों की संजू सैमसन ईशान किशन की थी। 7 बॉलों पे 21 रन तिलक वर्मा मार के गए। इसी तरह हार्दिक पांड्या, थोड़े बहुत आपके सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे ने भी आज 50 रन किए। तो मैं ये कहूंगा कि अगर बैटिंग के हवाले से देखा जाए तो बैटिंग लाइनअप तो उनकी भी बहुत बड़ी है। ग्लेन फिलिप्स हैं, जनाब नीशम है, चैपमैन है, रचिन रविंद्रा है, जो पूरे वर्ल्ड कप में नहीं चले, बॉलिंग से चले, बैटिंग में अब वो चले तो वहां चले साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। तो अच्छा मुकाबला देखने को मिल रहा है। मगर न्यूजीलैंड से आज तक इंडिया जीता नहीं है T20 वर्ल्ड कप के अंदर, भले वो जोहानिसबर्ग हो, भले वो नागपुर हो 2016, भले 2021 दुबई हो। इंडिया को आज तक न्यूजीलैंड से कोई जीत नहीं मिली है। अब ये हिस्ट्री बनेगी या हिस्ट्री वही रहेगी, ये तो नहीं कह सकते। बिल्कुल सही। अच्छा, बैटिंग की तो कंपैरिजन कर लिया। स्पिनर्स अगर भट्टी साहब देखें तो आपको लगता है कि टीम इंडिया को एडवांटेज हासिल है? क्योंकि न्यूजीलैंड के स्पिनर अच्छे ज़रूर हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू इंडिया इतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं उनकी बॉलिंग में। मेरे ख्याल में अली, न्यूजीलैंड की बॉलिंग ज़्यादा बैलेंस है। अगर सिर्फ स्पिनर्स की बात करें तो नहीं, स्पिनर्स भी उनके देखें ना, सेंटनर है, रचिन रविंद्रा हैं। तो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की टीम जो है ना, उसकी बॉलिंग भी बेहतर है, बैटिंग भी बेहतर है। लेकिन ये टीम मूडी टीम है। बाज़ दफ़ा अगर इसका मूड अच्छा है तो आप देखें बड़ी से बड़ी टीम को भी हरा देती है। जिस दिन इसका मूड नहीं है तो आप देखें इंग्लैंड से जीता हुआ मैच वो हार गए सुपर 8 का। मेरा ख्याल में इंडिया शायद आज जितना बड़ा मैच खेलना था ना, वो बड़ा मैच खेल गया। अब मुझे नहीं लग रहा फाइनल में इंडिया को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी। हाँ, एक चीज़ है कि अगर हम 2023 के वर्ल्ड कप को सामने रखें, जब ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में ट्रेविस हेड ने जो 100 किया, इंडिया को मारा, क्योंकि इंडियंस प्रेशर में बहुत हैं। उनका मीडिया उनको वक्त से पहले चैंपियन बना बैठा है, उनकी आवाम उनको वक्त से पहले चैंपियन बना बैठी है। अब वो प्लेयर्स जो हैं वो उनको भी ज़ाहिर है एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतरना है कि पूरी कौम जो है वो कह रही है कि जी हमारी टीम तो वर्ल्ड चैंपियन है। तो वक्त से पहले जो खुद फरीबी का जो उनका स्टाइल है ना, वो इंडिया के लिए बहुत मुश्किलात पैदा करेगा। अच्छा, इफ़ आपको क्या लगता है संडे को न्यूजीलैंड परफॉर्म करेगी या सज्जाद अली का गाना सुनकर आएगी कि आज मूड नहीं है कल आना? नहीं यार, मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो अब वो एक कदम आगे इतना बढ़ा चुका है कि अब न्यूजीलैंड की कांपे टांग गई होंगी आज जो 253 रन उन्होंने देखे हैं। क्योंकि अगर देखा जाए अहमदाबाद इंडिया के लिए सूट नहीं करता। इससे पहले मैंने कहा था कि यार इंडिया आज तक T20 वर्ल्ड कप में जीता भी नहीं है इंडिया से। नागपुर वाला मैं जहन में आता है मेरे, तो जहां 110 रन इंडिया ने किए थे और 12.5 बॉलों के ऊपर न्यूजीलैंड ने वो चेस कर लिए थे। बहरहाल अब क्रिकेट काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और इंडिया के पास तकरीबन तमाम जो टूल्स हैं वो सूर्य कुमार यादव के पास हैं। बॉलिंग में आज वरुण चक्रवर्ती डेफिनेटली एक ऐसा पिच था जहां पर वो पिटे ज़रूर, मगर ये ऐसा नहीं है कि वो अहमदाबाद के अंदर भी इसी तरह की बॉलिंग करेंगे। अच्छा, अहमदाबाद ही इंडिया को सूट करता है, मैंने मोदी साहब नाराज हो जाएंगे। सपोर्ट बहुत है वहां पे। इस दफा कुछ ना कुछ जयशाह को करना पड़ेगा पिच के साथ, वरना मुझे ऐसा लगता है कि कुलदीप यादव को वहां मौका दिया जाएगा किसी ना किसी को ड्रॉप करके। अक्षर पटेल ही ऐसे, मगर अक्षर पटेल ने आज जो कुछ कर दिया इंडिया की जीत के अंदर, असल जो मोहर्रिक है आज की जीत का इंडिया की बॉलिंग में वो अक्षर पटेल के कैचेस हैं यार, उसने कैचेस लेकर। थोड़ी सी पाकिस्तान पे भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि सिलेक्शन कमेटी भट्टी साहब अनाउंस हुई है अभी। मिसबा और सरफराज की बात हो रही थी कि वो हेड कोच आ रहे हैं टेस्ट टीम के, लेकिन उनको सिलेक्शन कमेटी में इंडक्ट किया गया है। अलीम डार पहले से स्टेप डाउन हो गए थे और सरफराज के आने के बाद, मिसबा के आने के बाद कोई बेहतरी नजर आ रही है आपको? देखिए अली, सिलेक्शन कमेटी तो 2 दिन पहले अनाउंस होनी चाहिए थी ना, अब तो टीम ही अनाउंस हो गई। तो अब सिलेक्शन कमेटी जो भी सिलेक्शन करेगी वो तो बांग्लादेश के सीरीज के बाद टीम पहले कर ली अनाउंसमेंट, इन दोनों की अनाउंसमेंट बाद नहीं। ये देखें, ये नॉन वोटिंग राइट तो इनके पास पहले था। ये पीसीबी चेयरमैन ने मिसबाउल हक, सरफराज और सिकंदर बख्त, ये 3 आदमी, बाद में सिकंदर बख्त 2 मीटिंग्स के बाद उनको नहीं बुलाया, लेकिन ये लोग मीटिंग्स में बैठ रहे थे, उनको राय दे रहे थे। लेकिन अब प्रॉपर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर बने। लेकिन सवाल ये भी है कि जो लोग सिलेक्शन कमेटी छोड़ के जा रहे हैं, चाहे अजहर अली हो, चाहे अलीम डार हो, उनका भी तो मुद्दा सुन लिया जाए कि वो कह के क्या जा रहे हैं।
नहीं तो कहा ना होता है कि मैं जो टीम देता था वो सिलेक्ट नहीं होती थी, 15 अपनी टीम अपनी मर्जी से खिलाते थे, तब्दीलियां करते थे। फिर प्लेयर्स ने भी कहा हैसन के बारे में कि बड़ा अथॉरिटेटिव थे ये और तब्दीलियां अपनी मर्जी से करते थे। लेकिन प्लेयर्स को फिर ये भी कह दिया गया कि माइक हैसन जो है वो तो रहेंगे, तो इसका मतलब प्लेयर की तो नहीं सुनी गई, ना अलीम डार की सुनी गई। तो इसका मतलब वो जो शिकायत थी वो तो अपनी जगह पे, हाँ अब मोहसिन साहब इनको बिठाएंगे, बिठा के इनकी शिकायत या इनकी लाइन ड्रॉ कर देंगे, भाई आपकी ये लाइन ड्रॉ है, आपकी ये लाइन ड्रॉ है। लेकिन मेरा तो सवाल ये है कि सलमान अली आगा कश्ती डूबने के बाद शिकायत क्यों कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं की उन्होंने? पहले ये बात करते ना चेयरमैन से कि साहब कोच जो है मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। अब तो कश्ती डूब गई, अब तो मेरा ख्याल 2026 में पाकिस्तान की शायद 1 या 2 T20 सीरीज हैं, तो अब तो T20 सीरीज भी नहीं है। सही। अच्छा, जो एक इत्तलात आ रही थी 50 लाख के जुर्माने, वो कोई ऑथेंटिसिटी उसमें नजर आ रही है फिर भाई आपको कि 50 लाख की जो बात हो रही थी, जो खबर एक उड़ाई गई कि 50-50 लाख के जुर्माने होंगे? अरे अली, झूठ बोला गया, इनको बचाने के लिए झूठ बोला गया, मीडिया के अंदर एक खबर फ्लोट कर दी गई, उसकी कोई तरदीद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दे नहीं रहा। आज श्रीलंका में कुछ हो गया था तो उसकी तरदीदें फौरन आनी शुरू हो गई हैं। भैया ये 50 लाख वाले आदमी को पकड़ो ना जो झूठ फैलाया। किन लोगों को बचाने के लिए तुमने ये खबर चलाई है? तो असल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया डिपार्टमेंट है, इतने सारे लोग भरे हुए तो हैं, मगर आपको कुछ पता नहीं चलता कि होने के लिए क्या जा रहा है। क्या माइक हैसन इतना बुरा कोच था जिसने 8 में से 6 सीरीज आपको जितवाई? आप ऑस्ट्रेलिया को व्हाइट वॉच आपने अपनी तारीख में कभी कोई ना कर पाया, व्हाइट वॉच उसने व्हाइट वॉच करके दिया, उसमें माइक हैसन का कोई रोल नहीं था। तो कमाल है यार, मतलब झूठ बोलने की भी आता है। माइक श्रीलंका चला जाता है तो 2-3 लोगों को अगर बुरा लगता है तो उन्होंने अपनी पेड ट्रोलर से, जो पेड लोग हैं, उनसे खबर चलवा दी माइक हैसन के ऊपर। यार माइक हैसन में ख्याल में यार पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक फॉरेन कोच का होना जरूरी है, वरना लोकल वाले जो मजे हैं वो तो बेकार है ना यार। सरफराज को रख लें, मिसबा को रख लें, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बता दो मैं आपको, जब माइक हैसन इंग्लिश आदमी कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो इनकी जबान बोलने वाला कैसे कंट्रोल कर लेगा यार? भट्टी साहब, आज एक बड़ी खबर भी एक आई है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी तरदीद भी की है, एक चैनल को भी उन्होंने जो है वो उस पर भी उसका नाम लेके उन्होंने तरदीद की है। आपको क्या लगता है ये वाकया, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में मुझे याद है ऐसे वाकये होते रहे। ज़ीशान परवेज का कैरियर इसी वजह से ख़त्म हुआ कि उन पर एक इल्ज़ाम लगाया गया। माइक टायसन का जो है कैरियर था वो उनको जेल जाना पड़ा इसी किस्म के इल्ज़ाम के तहत। फिर न्यूजीलैंड में पाकिस्तान की A टीम गई थी, अब वो इस दुनिया में वो प्लेयर नहीं है इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा था। असद अली अब्बास एक प्लेयर था ना? नहीं, वो नाम कुछ और था, मैं आपको बताऊंगा मैं आपको ब्रेक के बाद। क्या वो इस दुनिया में नहीं रहे, बाद में उन्होंने अंपायरिंग भी शुरू कर दी थी जब उनका वक्त गुजर गया था। तो ऐसे इल्जाम पहले भी लगे, लेकिन पीसीबी ने इस वक्त बड़ी खुली तरदीद की है। देखिए, पीसीबी तो कहता है कि इस खबर का वजूद ही नहीं है। तो मेरे पास तो अली, हम तो कराची में थे, आपके साथ बैठे रहे, हमारे पास तो इस बारे में इत्तलात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर पीसीबी कह रहा है तो हमें पीसीबी पे, और एक नहीं, पीसीबी ने एक से ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसको डिनाई किया है, तो उसको मानना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि जिन प्लेयर के बारे में ये बात गर्दिश में है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इस वाक़े में इन्वॉल्व है, वो नहीं होंगे, लेकिन वो फिर नेशनल T20 क्यों नहीं खेल रहे? ये क्या वजह है? क्या वो अनफिट हैं? उनको मेडिकल टीम ने कहा है कि आप रेस्ट करें? लेकिन फिर आपको लगता है कि शायद कुछ कैमोफ्लेज करने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो उनको छुपाया शायद मीडिया से जा रहा है? जिस तरह आपको याद होगा कि बाबर आजम पे एक एलिगेशन लगा था और बाबर आजम को पूरी सीरीज जो है वो बेंच कर दिया गया था, उनको सामने ही नहीं ला रहे थे, ग्राउंड में नहीं उतार रहे थे। आपको लग रहा है कि ये वही पॉलिसी, वही टैक्टिक्स हैं जो यूज़ की जा रही हैं? अली यार, मुझे बड़ा अफसोस है मतलब इन खबरों के ऊपर। उसकी वजह ये है कि यार एक तो आप साले कुछ करके नहीं आए वहाँ पे T20 वर्ल्ड कप में, आधे रास्ते में वापस आ गए, और फिर साथ साथ अपने ये वाली खबरें भी लेकर आ रहे हैं। इसमें भी तो ये हुआ ना कि कोशिश की, इसमें भी कुछ किया नहीं है, सिर्फ कोशिश में पकड़े गए। वही मैं कह रहा हूँ, चलो कोई कार्रवाई डाल देते। मगर इस खबर को जहां से भी निकाला गया, किसी इदारे ने निकाला, एक इदारा ही इसको जो है तरदीद करता हुआ नजर आ रहा है। हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस मौक़िफ़ की हिमायत तो नहीं करनी चाहिए, मगर ये कि अगर वो कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जहां से खबर नशर की गई है उनसे भी बासपुरस की जाए कि भैया आपको सलमान मिर्ज़ा ने बुलाया था या सलमान मिर्ज़ा ने आपको बताया था? सलमान मिर्ज़ा का T20 नेशनल T20 में होना ना होना बेकार है। नेशनल T20 से आज तक कौन से प्लेयर को पाकिस्तान की टीम में लेकर आए, ये बता दें मुझे। अच्छा भट्टी साहब, आपको लगता है, थोड़ा सा और हम पीछे जाते हैं, ज़ीशान परवेज जो लोग बताते हैं वो इस हद तक इन्वॉल्व नहीं थे, जिस तरह उनसे कहा गया कि आप फ्रंट पे आ जाओ, हम आपको जो है हम ज़्यादा वेल ऑफ हैं, हमारे ज़्यादा कनेक्शन है मीडिया में, पीसीबी भी ज़्यादा कनेक्शन है, ये बड़ा कैटेगोरिकली ये बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं डोमेस्टिक से जुड़ा हूँ, हम आपको बचा लेंगे। आपको लगता है इसी तरह के सलमान जो थे वो किसी और के लिए ख़तरा बनते जा रहे थे, इसलिए कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इन्वॉल्वमेंट जो है वो दिखा दी गई हो? अली, मेरे ख्याल में हमारा जो कल्चर है ना, हमारे जो नए लड़के जब बाहर जाते हैं
तो मेरे ख्याल में वो फिर उस दुनिया में उन भूल भलैयों में खो जाते हैं। अभी रिसेंटली आप हैदर अली का वाकया देख लेना, बिल्कुल। वो भी एक बड़ा सीरियस क्राइम था कि ड्यूरिंग मैच पाकिस्तान के प्लेयर को पुलिस जो है वो ग्राउंड से उठा के ले गई। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, कुछ कहानियां रिपोर्ट नहीं होती। मुझे याद है 2007 में भारत के दौरे पर नई दिल्ली में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर था, एक लड़की को किसी तरीके से कमरे में लेके गए, एक हंगामा हो गया और इत्तेफाक से हम लोग दिल्ली के उस होटल की लॉबी में इत्तेफाक से पहुंचे। हमें नहीं पता था क्या मसला हुआ है, लेकिन वो लड़की का जो भाई था उसने नीचे एक शोर किया हुआ था। फिर टीम मैनेजमेंट ने जो रूम सर्विस वाली लिफ्ट होती है जिसके ज़रिए खाना वगैरह ऊपर जाता है, उसके ज़रिए उस लड़की को नीचे उतार के बाहर निकाला। तो इस तरह के बेतहाशा वाक़यात हैं। लेकिन ये मेरा ख्याल इसमें बजाय ये कि प्लेयर्स का तो कसूर है, लेकिन जब टीमें जाती हैं तो प्लेयरों को भी सोचना लेकिन चाहिए। एक चीज जो आज के वाकये से जो मैंने सबक सीखा, जो इत्तला जब मुझ तक पहुंची, वो एक चीज कंफर्म हो गई कि सलमान मिर्जा ने ये सब किया है, नहीं किया, लेकिन मुस्तकबिल में वो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर बनने के जो है वो अहल हो गए। क्योंकि एक और चीफ सेलेक्टर भी ऐसे थे पहले कि जो होटल की खिड़की कूद कूद के उन्होंने जो है वो अपनी इज्जत और अपनी जान बचाई थी। तो एक उन्होंने जो है वो अहलियत अपने अंदर पैदा कर ली है। एक और वाकया भी है, कभी हम जिक्र करेंगे FIBA से, लेकिन नाम में नहीं ले रहा हूं कि एक और भी ऐसे प्लेयर थे कि जिन्होंने जब FIBA प्रोड्यूसर थे उनका लैपटॉप इस्तेमाल किया और सारी चैट जो FIBA के लैपटॉप पे उनकी आ गई और बाद में उन्होंने हाथ जोड़े FIBA के सामने कि इस चैट को जो है वो आप पब्लिश मत कीजिएगा। कभी करेंगे इसमें बात, कभी टाइम का कभी चर्चा करेंगे इसमें। इफाई थैंक यू सो मच भट्टी साहब, आज के शो में हमारे साथ आप मौजूद थे और फाइनल की लाइनअप मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह आप ट्रांसमिशन देख सकेंगे टिल संडे 8 मार्च तक। अली सलमान को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।